बच्चों, आज हम लोग कृतिका के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ एक कहानी है। इसके लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर जी हैं। ये कहानी कमलेश्वर जी की रचना यात्रा से बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। सन 1980 में कमलेश्वर जी दूरदर्शन के महानिदेशक बनकर दिल्ली आ चुके थे। हिंदी कथा साहित्य में उनका कद ऊंचाइयों को छू रहा था, पर वे अपने सरल और ईमानदार लेखन से अपने को अलग नहीं कर पा रहे थे। सरकारी नौकरी के बीच सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां उन पर हॉबी थी। अजीब द्वंद्व में फंसा हुआ था उनका कथाकार मन, मगर सच के उद्घाटन में कमलेश्वर जी ने कभी अपने कदमों को पलटने की कोशिश नहीं की। सरकारी नौकरी में रहकर भी वे सच को नहीं छिपा पाए। इसका सबसे सशक्त उदाहरण जॉर्ज पंचम की नाक में देखा जा सकता है। व्यंग को फैंटेसी में घुलाकर जिस नए रचनात्मक रसायन का निर्माण किया गया है, वह उन्हें अमूर्त की अभिव्यक्ति की खोज में प्रवृत्त करता है। इस प्रकार से जॉर्ज पंचम की नाक रचनात्मक व्यंग रचना है, जिसमें सरकारी तंत्र की कार्य प्रणाली एवं व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर बदहवासी दिखाई देती है। वह सरकारी तंत्र के खोखलेपन को उजागर करती है। पाठ अब हम लोग पढ़ेंगे और पाठ के आशय को समझेंगे। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। उस समय की कहानी है जब एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में इसकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। जहाँ जहाँ महारानी एलिजाबेथ का दौरा करना था, जहाँ जहाँ उनको जाना था, उसके पहले उनके जो गुप्तचर थे वो लोग भी वहाँ उनकी सुरक्षा किस प्रकार से है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, इसका वो लोग दौरा करने वाले थे। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। सारे फोटोग्राफर तैयार हो रहे थे कि रानी एलिजाबेथ को किस प्रकार से वो उनकी फोटो खींचेंगे और लोगों को दिखाएंगे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। जो खबर इंग्लैंड में छपती थी वो खबर दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबार में छप जाती थी कि रानी ने ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा कर उस सूट पर आया है। 400 पाउंड माने 5,000 रुपए का वो सूट बना है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छप गई। प्रिंस फिलिप्स के कारनामे भी छप गए, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां भी देखने में आने लगी। जो महारानी के साथ जितने लोग भी जुड़े हुए थे, सबका जीवन परिचय भी अखबारों में छपने लगा। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई कि वहाँ की शाही महल के कुत्ते भी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, उनकी भी तस्वीरें छपने लगी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी,
उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के लिए क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा। बेसाख्ता स्वाभाविक रूप से जब महारानी आने वाली थी दिल्ली, ये खबर हमारे उच्च अधिकारियों को पता लगी, तो उनके मुंह से अचानक ही निकल गया कि वो आए हमारे घर, ये खुदा की रहमत है, खुदा की मेहरबानी है कि वो मेरे घर आ रहे हैं। और देखते देखते दिल्ली का काया पलट हो गया, मतलब दिल्ली बहुत सुंदर सी कर दी गई। और करिश्मा तो ये था, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, और सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार कर लिया, मने दुल्हन की तरह इमारतें सजकर तैयार हो गई है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम जो उनके, जिन्होंने हमारे भारत में कई वर्षों तक शासन किया था, वो क्रूर शासक था। उसकी वो जो स्टेचू लगा था, जो मूर्ति लगी थी, उसकी नाक, हमारे जब देश आज़ाद हो गया तो भारतीय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उसकी नाक को तोड़ दिया था। नाक, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। यहाँ पे लेखक व्यंग कर रहे हैं कि सब कुछ है, पर दिल्ली वालों की, जो हमारे अधिकारी हैं, उनकी अपनी कोई इज्जत, कोई मान सम्मान, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव रखा था, चंदा जमा किया गया था कि इसकी सारी मूर्तियों को, जो जिन्होंने शासन किया हमारे देश पर, हम पर, उनकी मूर्तियों को हटा दिया जाए। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं, वो ना इधर बोलते हैं ना उधर बोलते हैं, इसलिए कुछ लोग चुप थे। ये आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए कि कोई भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति को छेड़छाड़ नहीं करेगा। क्या मजाल कि कोई उसकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, मतलब ऐसे विदेशी शासक की स्टेचू, मूर्तियां लगी हुई थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घर में पहुंचा दिया गया। अजायब घर बने म्यूजियम में उतारकर उनकी मूर्तियों को रख दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा। जो शाही, जो विदेशी शासक थे, उनकी मूर्ति को बचाने के लिए सैनिकों में और लोगों के बीच भी युद्ध होता रहा, उनमें संघर्ष चलता रहा। वो उसको बचाते रहे मूर्ति को कि उसमें किसी तरीके से भंग ना हो, परंतु लोग उसकी कोशिश करते रहे कि उसको वो भंग करें। उसी जमाने में ये हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, लाट बने मूर्ति की नाक, एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, पर लाट की नाक चली गई। हथियारबंद पहरेदार मतलब जो सिपाही जिनको लगाया गया था ड्यूटी पर कि वो इसकी ड्यूटी करें कि कोई भी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ ना करें, नुकसान ना पहुंचाए, उनके रहते हुए भी मूर्ति की नाक तोड़ दी गई। रानी आए
और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों मने जो देश की भलाई चाहते हैं, भलाई चाहने वालों को खैर खा कहा जाता है। ये व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया कि एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे, अगर ये नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। नाक कटना मने सम्मान जाना, उसका अपमान करना। तो उन्होंने कहा कि नाक जो सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, और हम सब भारतीय शासक जो अभी भारत में शासन कर रहे हैं, अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं रही तो रानी एलिजाबेथ आएंगी तो उनके सामने हम किस प्रकार से अपना मुंह दिखाएंगे, हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, माने लोगों ने राय वाय की, दिमाग खरोचे गए, लोग सोच रहे हैं और ये तय किया गया कि हर हालत में इस मूर्ति का नाक होना बहुत जरूरी है। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया, बुलाया गया। वो फौरन दिल्ली आया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। उसके बाद पैसे की कमी थी, आर्थिक कमी से वो जूझ रहा था। आते ही उसने वो कामों के चेहरे को देखा, जो अधिकारी थे उनके चेहरे को देखा। अजीब परेशानी थी, सब बहुत परेशान थे। उनके चेहरे कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे, कुछ बदहवास थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। किसी ने उसको आवाज देके कहा कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। उसने कहा, पर मुझे ये बता दीजिए मूर्ति कब और कहाँ बनी थी, हम इसको लगा देंगे। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, ये मूर्ति बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आया था, आप मुझे ये बता दीजिए। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। हुक्काम मने जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनके लिए हुक्काम शब्द का प्रयोग किया गया है। उदास हो गए सब। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है, इसे करना है, और इस नाक का दामोदार आप पर ही है। मैंने सारी जिम्मेदारी उस कमेटी पर है कि वो नाक कैसे लगाई जाए। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज इस देश के गर्व में छिपी हुई है। जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होती है। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। इस प्रकार से उन्होंने अपना एक स्पीच दे दिया, एक भाषण दे दिया। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन के बाद वह हताश लौटा, परेशान लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, वह शर्मिंदगी बरस रही थी। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला। चप्पा चप्पा मने कोना कोना उसने खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर उसे कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी लगता है। मूर्तिकार ने ये बात कही। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। बाल डांस एक प्रकार का डांस होता है, नृत्य होता है, जिसमें एक पेपर पर एक स्क्वायर, एक चौकोर कागज होता है, जिसमें कपुल युगल जोड़ी खड़ी होती है और एक दूसरे की कमर में हाथ रख के वो लोग उसी पेपर में गोल गोल घूमते हैं, नाचते, उसे बॉल डांस कहा जाता है।
मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सभापति की आंखों में चमक आ गई। वो खुश हो गए। चपरासी को हुक्म दिया कि कमरे के सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो तो आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है कि तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठेगी उसे उतार लाया जाएगा। सबने सबकी तरफ देखा। जब उसने ये कहा कि देश के जो हमारे भारतीय नेताओं की जो मूर्ति लगी है, अगर हम उसकी नाक को काट कर ले आए और लगा दें तो काम बन जाएगा। तो सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण बदहवासी की खुशी तैरने लगी। वो खुश होने लगे। उन्होंने कहा, चलो कोई रास्ता निकल गया। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से करना, किसी को पता ना चले। और मूर्तिकार फिर दौरे पर निकल गया। मूर्तिकार फिर दौरे पर निकल गया और सभापति ने धीमे से कहा, जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई गया। दादा भाई नेरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाक उसने टटोली। सबकी नाक उसने देखा, चेक किया, नापी और गुजरात की ओर भागा। वहां उसको नहीं मिली। फिर वो गुजरात आया। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियां को भी परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापजोक की पर बिहार की तरफ। उसके बाद वो बिहार की ओर आया। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास भी वो गया। उनकी मूर्तियों को उसने देखा। घबराहट में वो मद्रास भी पहुंचा। सत्य मूर्ति की मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का उसने दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी उसका सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान कर दी। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, पर मूर्तियां सब देख आया। सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाक बड़ी निकली। नाक बड़ी निकलना मतलब मान प्रतिष्ठा का प्रतीक। उनकी हमारे जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी हमारे देश की नेताओं की नाक है। मतलब उनकी प्रतिष्ठा कहीं अधिक ज़्यादा है। जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा हमारे देश के नेताओं के आगे कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये हुआ। इसमें व्यंग इस प्रकार से छिपा हुआ है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। उसने कहा कि वो बिहार भी गया। छोटे छोटे जो बच्चे 1942 में क्रांतिकारी जो बच्चे थे, जो शहीद हो गए थे, उनकी जो मूर्तियां लगी हुई हैं, हमने सोचा कि शायद बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक में फिट हो जाएगी, परंतु हमारे देश के बच्चों की मान सम्मान प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से कहीं ऊंची है। तो अपने देश के बच्चों की नाक उससे ज़्यादा बड़ी है, प्रतिष्ठित है, और जॉर्ज पंचम की नाक का कोई भी मोल नहीं है। वो बिल्कुल तुच्छ है, उसका सम्मान बिल्कुल तुच्छ है, बिल्कुल भी वहाँ पे फिट नहीं हो रही है। इस प्रकार से वो उसने बताया। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, मतलब रंग लगा दिया गया, पेंटिंग कर दी गई, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। नाक लगाने का इंतजार हो रहा था। बात फिर बड़े बड़े हुक्कामों तक पहुंची। हुक्काम मने
बड़े बड़े अधिकारी तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो रानी का स्वागत करने का क्या मतलब निकलता है। ये तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। वो सब ये सोचने लगे, लेकिन मूर्तिकार पैसों से लाचार था, हार मानने वाला नहीं था, कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में आया, हैरान करने वाला उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे और खिड़कियां फिर बंद करवाया। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। ये भी हमारे देश के लोगों में व्यंग है कि वो चंद पैसों के लालच में देश के मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा को भी वो बेच देते हैं। किस प्रकार से देश के साथ वो गद्दारी करते हैं, यहाँ पर लेखक ने व्यंग किया है। तो मूर्तिकार कहता है ये 40 करोड़ की जो आबादी है, इसमें कोई तो व्यक्ति होगा जो पैसे के लालच में अपनी नाक कटवाने को तैयार हो जाएगा और उसी की नाक काट कर मूर्ति पे लगा दी जाएगी। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। वहां पूरा सन्नाटा हो गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। उसको लगा उसने कोई अनुचित बात कह दी है और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। आप सिर्फ इजाजत दीजिए ना, आगे काम कैसे करना है हम इस काम को कर लेंगे। नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हो गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया। जो उसकी रवाब निकाली गई, ताजा पानी भरा गया। रवाब मने वहां जो कीचड़ ईचड़ लग गई थी, काई वाई सब निकाल दिया गया और उसमें ताजा पानी भर दिया गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। जनता को नहीं पता कि लोग कौन नाक लगाने जा रहे हैं। ये सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, कुछ दिन की और मोहलत मांगी। वो उसे दे दी गई, लेकिन एक हिदायत के साथ कि एक खास दिन में हर हालत में मूर्ति की नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। वहां पे एक नाक लगा दी गई, चारों तरफ फुहारा चला दिया गया, फुहारा से लगातार नाक भीग रही है। तो अखबारों में ये खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की ऐसी नाक लगाई गई है जो देखने में जिंदा लगती है, वो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती है, कतई बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लग रही है। अनुमान लगाकर इस प्रकार से समाचार पत्रों में खबर छप गई। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं छपी थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र भी नहीं छपा था। यानी जब जॉर्ज पंचम की नाक लगाई गई तो पूरे देश के लोग शर्मिंदा थे। अखबार जो हमारा पत्रकारिता का जो माध्यम है वो भी शर्मिंदा था कि एक जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के उच्च अधिकारियों ने चाटुकारिता के तहत रानी एलिजाबेथ को प्रसन्न करने के लिए देश के एक व्यक्ति की नाक कटाकर लगा दी। ये व्यंग है। और नाक कटाकर लगाना मतलब व्यंग किया कि उन्होंने देश के सम्मान को भी गिरा दिया, और इसलिए सारा मीडिया आहत था और उसने कोई भी देश में कोई भी किसी भी तरह की समाचार नहीं छापा। पूरा समाचार पत्र खाली था। केवल एक ही समाचार छपा हुआ था कि जॉर्ज पंचम की नाक लगा दी गई है, लेकिन वो कहीं से भी
पत्थर की नहीं लगती है। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। बुद्ध बने स्टेचू के लिए एक ही नाक चाहिए थी, और उस नाक को लगाने के लिए पूरा समाचार पत्र खाली था। पूरा जो देश था, हमारे देश के उच्च अधिकारियों की इन हरकत से वो शर्मिंदा था कि वो किस प्रकार से अपनी चाटुकारिता के लिए, चापलूसी करने के लिए, विदेशियों को खुश करने के लिए किस प्रकार से, किस हद तक वो नीचे गिर सकते हैं और देश की नाक कटवा सकते हैं। इस प्रकार से जॉर्ज पंचम की नाक जो पाठ है, व्यंग के माध्यम से कमलेश्वर जी ने देश के जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे देश के जो नेता हैं, जिनको देश चलाने का कार्यभार दिया गया है, वो किस प्रकार से चाटुकारिता से भरे हुए हैं और देश की नाक कटाने में पीछे नहीं हटते। अगर वो किसी भी विदेशी शासक को, जिसने हमारे देश पर 200 वर्षों तक राज्य किया, उसके स्वागत की इतनी भव्य तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए किसी हद तक वो भी चले जाते हैं।